हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु अकेडमी पर। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता ही है कि कोविड महामारी के कारण जो शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 है, उसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने आपके सिलेबस को 30% कम कर दिया है, जिसके लिए आपको बाकायदे पूरा आपको सिलेबस दे दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि आपका एसएसटी में कितना सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका सामाजिक विषय है, तो देखिएगा इसमें दिया गया है कि हाई स्कूल कक्षा 10 कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों के समय से पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति में यह विचार किया गया है विषय विशेषज्ञों की समिति के द्वारा कि 30% पाठ्यक्रम को कम किया जाए। ठीक है, इसलिए देखिएगा जो इतिहास के अंश हैं, इतिहास के अंश में बच्चों औद्योगिकीकरण का जो युग है, इसमें से औद्योगिक क्रांति के पहले एवं औद्योगिक क्रांति के परिवर्तन की गति को रिड्यूस कर दिया गया है। उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण को बच्चों रिड्यूस कर दिया गया है। तीसरा है प्रारंभिक उद्यमी और कारीगर, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद चौथे पॉइंट पे दिया गया है बच्चों कि औद्योगिक विकास का अनूठापन, इसको भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। और फिर आगे दिया गया है कि वस्तुओं के लिए बाजार, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो आगे की तरफ देखेंगे कि क्या और सिलेबस में आपको रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसके आगे देखिएगा मुद्रित संस्कृत के लिए आधुनिक विश्व, इस चैप्टर से आपके यूरोप में मुद्रण का इतिहास कम कर दिया गया है। 19वीं शताब्दी में प्रेस का जो विकास था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। राजनीतिक सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध, इसको भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। यानी कि यह आपके कटे हुए सिलेबस जो है 30% ये उनका भाग है। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम लोग देखते हैं भूगोल के अंश में। देखिएगा यहाँ जो स्टार मार्क बनना है, यहाँ देखेंगे भूगोल के अंश में, इसमें देखेंगे विनिर्माण उद्योग, इसके अंतर्गत प्रकाश अवस्थिति, ठीक है, यानी कि वितरण केवल मानचित्र चित्र पर, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण एवं पर्यावरण को आपके सिलेबस से बच्चों रिड्यूस कर दिया गया है। इसके आगे की तरफ देखते हैं हम लोग बच्चों नागरिक शास्त्र के अंश की बात करें तो इसमें जितने राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल के अंतर्गत प्रतियोगिता और प्रतिवाद संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, इसको कम कर दिया गया है। इसके बाद भारत के प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, इसको भी आपके सिलेबस से बच्चों कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों अर्थशास्त्र के अंश जो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, उसमें देखेंगे मुद्रा तथा साख, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, इसका सामान्य परिचय, किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे किसी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए, यह भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है। इसके साथ साथ स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियों को भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद आप कहेंगे कि सर तो फिर कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे हमको 2021 और 22 के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग उस पर देखते हैं बच्चों। और उसकी बात किया जाए तो देखिएगा उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम जो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2021 और 2022 में जो आने वाला है बच्चों, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा इसमें सामाजिक विषय कक्षा 10 का जो है उसका जो प्रोजेक्ट कार्य है यह पूरा आपका 70 नंबर का होगा, जिसमें से 30 अंकों का जो प्रोजेक्ट कार्य होगा उसमें से आप लोग देखेंगे आप लोगों की जो यूनिट है यानी कि इकाई है, उस इकाई भारत और समकालीन विश्व का इतिहास से 20 अंक के आपके से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है समकालीन भारत यानी भूगोल से आपको 20 अंक के क्वेश्चन देखे जाएंगे। और जो राजनीति यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति जिसको हम लोग नागरिक शास्त्र भी कहते हैं बच्चों, उससे हम लोग को 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यानी कि 15 क्वेश्चन का मतलब कि 15 अंकों के क्वेश्चन आपको देखने का मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं आर्थिक विकास की समझ, जिसे हम लोग अर्थशास्त्र भी कहा जाते हैं। इससे आपको 15 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यह टोटल बच्चों आपका हो जाता है 17 नंबर यानी कि 70 नंबर। और जो 30 नंबर मिलते हैं वो आपको विद्यालय की तरफ से प्रोजेक्ट कार्य के रूप में दिए जाते हैं। अतः आपका टोटल जो हो जाता है बच्चों वो 100 नंबर का हो जाता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, देखिएगा इकाई फर्स्ट इतिहास में
क्या क्या आने वाले हैं जिससे कि आपको 20 अंक के प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें देखेंगे घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें पहले आपको देखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब होता है। तो इसमें देखेंगे कि 1830 ईस्वी में के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। दूसरा देखेंगे जोसेफ मेज़नी का आदि के विचार, फिर पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि आंदोलन की समस्याएं देखेंगे। यहाँ से आपको देखेंगे बच्चों टोटल 9 अंक देखने को मिलेंगे, यानी कि 9 अंकों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय और प्रथम विश्व का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, खिलाफत आंदोलन का असर क्या भारत पर पड़ा, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराओं का क्या असर पड़ा। और फिर इसके बाद देखेंगे बच्चों नमक सत्याग्रह, ठीक है, उसका क्या असर पड़ा, जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन की बात किया जाएगा। फिर अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या क्या की और सामूहिक अपनत्व की भावना का विकास। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको देखनी है आपके भारत और समकालीन विश्व के इतिहास के अंतर्गत, जहां से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम 2021 और 20 में 20 अंक आपको यहाँ से बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं बच्चों हम लोग जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज से। ये आपका खंड 2 है, यानी कि यूनिट 2 है। यहाँ से आपको 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको भूमंडलीकृत, ठीक है, विश्व का बनना, फिर इसके बाद पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी यानी कि 1815 से लेकर और 1914 के विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो उपनिवेशवाद था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, ठीक है, आर्थिक महामंदी यानी कि घोर निराशा। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्वास यानी कि वैश्विकरण। ठीक है, मानचित्र कार्य में आएंगे तो यहाँ से मानचित्र से आपको 5 अंक देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इतिहास के अंतर्गत आपको देखना है भारत का रूपरेखा यानी कि राजनीतिक मानचित्र। इसके अंतर्गत देखेंगे आप लोग अध्याय 3 में कि भारत में राष्ट्रवाद, मैंने कहा था कि 1918 से लेकर 1930 के बीच, यहाँ पे आपको देखना है, दर्शाना और नामांकन करना है और उसको पहचानना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं। अपने जो मानचित्र का पेज आपको दिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये सारी चीज़ें उस पर आपको करनी है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक, यहाँ पे देखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें कलकत्ता का अधिवेशन जो है तो 1920 में, नागपुर दिसंबर 2020 में, ठीक है 1920 में, फिर इसके बाद मद्रास 1927 में, फिर इसके बाद लाहौर 1929 में। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो मानचित्र के अंतर है यहाँ पे आपको प्रदर्शित करना है कि ये कहाँ है और यहाँ का अधिवेशन किस ईयर में हुआ था। अगले पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, जिसमें असहयोग आंदोलन और स्वविज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों चंपारण यानी कि बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन था। खेड़ा जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ के किसानों का सत्याग्रह है। फिर अहमदाबाद गुजरात में देखेंगे कि सूती मिल श्रमिकों का जो सत्याग्रह है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे अमृतसर पंजाब में, यानी कि जालियांवाला बाग हत्या कांड की। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे बच्चों उसी समय चौरी चौरा, यानी कि आप लोग समझते होंगे यदि आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और गोरखपुर जिले में चौरी चौरा पड़ता है बच्चों, तो चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ एक कांड हुआ था जो चौरी चौरा कांड कहलाया। यहाँ से असहयोग आंदोलन का जो उद्घोष हुआ था, ठीक है, यानी कि चौरी चौरा कांड होने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों दांडी, यानी कि गुजरात याद दिखता है, जिसे आप लोग सवज्ञा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे बच्चों इकाई 2, ठीक है, जिसमें आपका भूगोल आता है, देखिएगा, और यहाँ से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 9 अंक के जो आपके मानचित्र के इसमें पूछे जाते हैं वे रहेंगे। अर्थात ये बात कही जाए कि 11 अंक के आपके प्रश्न आएंगे और 9 अंकों के बच्चों आपको मानचित्र में भरना रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों इकाई 1 में, तो इस यहाँ पे देखेंगे संसाधन एवं विकास। तो देखिएगा प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन नियोजन एवं आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधन एवं संसाधन के पूर्ण मिट्टी के प्रकार तथा वितरण, भू उपयोग के प्रारूप, ठीक है, परिवर्तन, भू निम्नीकरण तथा उपाय, वन्य जीव संसाधन, भारत में वनस्पति जगत, प्राणी जगत, भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण देखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे बच्चों जल संसाधन, और जल संसाधन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बच्चों संसाधन, वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजना, जल दुर्लभता, संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, जल का संचयन। ठीक है, एक केस स्टडी के साथ आपको यहाँ पे देखना है। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग जब इकाई 2 की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ से आप लोगों को देखता है खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन, खनिजों के
प्रकार वितरण, जिसमें केवल मानचित्र पर आपको देखना है, ये बात याद रखिएगा, मानचित्र पर देखना है। खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों के प्रकार, जिसमें हम परंपरागत तथा गैर परंपरागत दोनों प्रकार की ऊर्जा की बात करेंगे बच्चों। वितरण देखना है तथा वितरण का उपयोग एवं संरक्षण देखना है। इसके बाद हमको देखना है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, संचार एवं परिवहन के साधनों का महत्व, और इसके बाद व्यापार तथा पर्यटन देखना है। और मानचित्रकार के अंतर्गत यहाँ से आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें है भूगोल। भूगोल के अंतर्गत देखा जाएगा बच्चों के भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र, इसमें अध्याय नंबर 1 जिसमें कि संसाधन और विकास का चैप्टर दिया हुआ है, वहाँ से आपसे प्रश्न पूछाए जाएंगे। और मृदाओं के प्रकार, ठीक है, यानी कि मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की आपको पहचान करनी है। फिर हम लोग चले आते हैं अध्याय नंबर 3 पे, जहाँ की लिखा गया है कि जल संसाधन दर्शाना एवं नामांकन करना है। तो वहाँ पे देखेंगे कि आपको यह बताना है बच्चों कि बांध कहाँ कहाँ स्थित हैं, उनको आपको पोजीशन उनकी लोकेट करनी है। तो पहला आप लोग देखिएगा सलाल बांध, दूसरा है भाखड़ा नांगल बांध, तीसरा है टेहरी, चौथा है राणा प्रताप सागर, पांचवा है सरदार सरोवर, छठवां है हीराकुंड, सातवां है नागार्जुन सागर और आठवां तुंगभद्रा। ये आपको नदियों के साथ दिखाने हैं कि किस नदी पे कौन सा बांध बच्चों स्थित है या बनाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें कि हमारा कृषि। और कृषि में देखिएगा यहाँ पे दिया गया है केवल पहचान करना है, इसमें चावल एवं गेहूं के प्रमुख क्षेत्र की पहचान करनी है। इसके बाद प्रमुख या सबसे बड़े उत्पादक राज्य, जैसे गन्ना में है, चाय, कॉफ़ी, रबर, कपास और जूट की बात करें तो वो आपको पहचानना है, ठीक। इसके बाद दिया गया है बच्चों कि दृष्टिबाधित उन बच्चों के लिए, ठीक है, जो दृष्टिबाधित हैं उनसे किस प्रकार के संबंध के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिएगा ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है बच्चों जो दृष्टिबाधित हैं। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के हेतु मानचित्र कार्य को से संबंधित 5 सवाल पूछे जाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी होंगे उनसे सिर्फ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे मानचित्र के कार्य से। तो वो इस प्रकार से हैं, आप लोग देखिएगा। उनसे पूछा जाएगा बच्चों नागरिक शास्त्र से 15 अंक और 8 अंक, यानी टोटल हो जाएंगे हमारे, ठीक है, 22 अंक पूछे जाएंगे। जहां उनसे पूछा जाएगा इकाई 1 से सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, यहाँ से लोकतांत्रिक देशों की सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे करें, कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, तथा अगला है लोकतंत्र किस प्रकार के विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है, ठीक है। फिर आगे है लोकतंत्र और विविधता, यहाँ से क्या लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीतिक एवं राजनीति का जाति पर असर क्या पड़ रहा है, फिर किस प्रकार से लैंगिक विभिन्नता राजनीति को प्रभावित करता है, किस प्रकार से सांप्रदायिक जीवन लोकतांत्रिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों दृष्टिबाधित विद्यार्थियों से ही पूछे जाएंगे, या नहीं के दृष्टिबाधित छात्रों से ही पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्हीं से इकाई 2 जो अध्याय नंबर 5 है उनका, वहाँ से उनको पूछा जाएगा कि लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, ये उनके 7 अंक यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों जाति, धर्म और लैंगिक मसलों की बात किया जाएगा। वहाँ से उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीतिक और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से लैंगिक विभिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। इसके बाद उपयुक्त अध्याय प्रोजेक्ट कार्य के रूप में विभाजित किया जाना है, ठीक है, और ये उनको प्रोजेक्ट कार्य के रूप में दिया जाएगा, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अध्याय 6 में लोकतंत्र का परिमाण से पूछा जाएगा क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से आकलित किया या परखा जा सकता है या किया जाना चाहिए। फिर आगे दिया गया है कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। फिर है क्या लोकतंत्र लोगों के विकास, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहा है, या फिर कह रहा है कि भारत के लोकतंत्र को जीवित रखा है, ठीक है, भारत ने होना चाहिए, भारत ने लोकतंत्र को जीवित रखा है, अथवा किसने भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखा है। फिर इसके बाद बात करते हैं बच्चों दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मैं बात कर रहा हूँ अध्याय नंबर 8 से लोकतंत्र की चुनौतियाँ, क्यों लोकतंत्र की विचारधारा संकुचित होती जा रही है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। फिर इसके आगे दिया गया है कि लोकतंत्र को कैसे सुधारा जा सकता है और सुदृढ़ बनाया जा सकता है, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में एक साधारण नागरिक क्या भूमिका निभा सकता है, ठीक है। इसके आगे की तरफ बच्चे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि इकाई नंबर 4 से जो आर्थिक विकास की समझ यानी कि अर्थशास्त्र है, वहाँ से उनसे 15 अंक लिखित में पूछे जाएंगे और 9 अंकों को उनको
अपने ग्राफ वाले पेज पर बनाना रहेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं विकास की पारंपरिक अवधारणा राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय और अन्य लक्ष्य, औसत विकास आय और अन्य मानदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणीयता। दूसरा जो चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, यहाँ से उनसे पूछे जाने वाले हैं आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों की ऐतिहासिक परिवर्तन। तृतीय क्षेत्र में, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में बढ़ता महत्व, रोजगार सृजन, कार्य क्षेत्रों का विभाजन जिसके अंतर्गत संगठित और असंगठित की बात करेंगे, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के संरक्षण का उपयोग। फिर इसके बाद यूनिट 2 में बात करेंगे बच्चों, जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं भूमंडलीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि वैश्वीकरण। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना। वैश्वीकरण क्या है? कारक विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव, न्यायसंगत और वैश्वीकरण। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद देखिएगा, दृष्टिबाधित बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार यानी कि उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है। 1 या 2 साधारण केस स्टडी, ठीक है, केस अध्ययन दिया गया है जिसे हम लोग केस स्टडी कहते हैं। उपभोक्ता के शोषण के आधार पर उपभोक्ता जागरूक का उदय, बाजार में उपभोक्ताओं को कैसे होना चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की भूमिका। फिर आपके लिए दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य। इस प्रोजेक्ट कार्य से आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसमें दिखाया जाएगा कि शिक्षार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की वेशभूषा तथा विशिष्ट भवनों की छायाचित्र एकत्रित कर सकते हैं तथा यह परीक्षण कर सकते हैं कि क्या यह उस क्षेत्र में जलवायु परिस्थितियों तथा भू आकृति से कोई संबंध प्रदर्शित करते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षार्थी पिछले दशक में खेती की पद्धति से आए परिवर्तनों तथा गांव में प्रचलित विभिन्न सिंचाई की विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी या रिपोर्ट लिख सकते हैं। फिर इसके बाद पोस्टर के अंतर्गत दिया गया है कि क्षेत्रों में जल प्रदूषण, वनों का क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव। फिर इसके बाद दिया गया है कि नोट में कोई समान गतिविधि चुनी जा सकती है। ठीक है, इसके आगे है बच्चों दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रोजेक्ट कार्य। जिस प्रोजेक्ट कार्य में उनको 30 अंक दिए जाएंगे। तो प्रोजेक्ट कार्य के आप लोग अंतर्गत देखिएगा बच्चों, यहाँ आपको दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रोजेक्ट कार्य करना होगा, जैसे कि आपदा प्रबंधन, जो आपके कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित आपदा प्रबंधन पर आधारित हो। दूसरा है लोकप्रिय संघर्ष तथा आंदोलन, जिसमें आप अपने शिक्षक अपने विवेकानुसार पाठ्यक्रम से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य छात्र छात्रा को दे सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य हेतु जो निम्नलिखित अंक बच्चों, उसमें देखिएगा विषय वस्तु की मौलिकता तथा उसकी शुद्धता पर आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, प्रस्तुतिकरण तथा रचनात्मकता पे 1 अंक का मिलेगा। और प्रोजेक्ट पूरा करने की प्रक्रिया पे, ठीक है, कि पहल करना, सहयोगिता, सहभागिता, समयबद्धता, ठीक है, पे आपको 1 अंक दिए जाएंगे। और विषय वस्तु आत्मसात करने हो तो मौखिक अथवा लिखित परीक्षा 2 अंकों की होगी। ठीक है, इस प्रकार से यह जो आपकी पूरी प्रोजेक्ट कार्य हैं ये टोटल आपके 30 अंक के दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, तो बस यही था आपका SST यानी कि सामाजिक विज्ञान का आपका पूरा सिलेबस। तो यदि आपको किसी बात की दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अपनी वाणी को मैं यही समाप्त करता हूँ और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।